कल हमने फर्स्ट एंट्री कर ली थी, है ना, और एक एग्जाम्पल उससे रिलेटेड हमने कर लिया था। देखिएगा, काउंटिंग नंबर सेकेंड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय लेसी। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय लेसी। अब देखिए, एक असेट को लेसी ने लीज पर ले लिया, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के लिए उसे क्या करने पड़ गए, कुछ एक्सपेंस करने पड़े। तो एंट्री क्या हो जाएगी, असेट ऑन लीज, अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेड बाय लेसी। अब देखिए, लेसी जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो देखिए बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट है वो बेसिकली एक फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव होता है। उसने लेसी की बुक्स में असेट क्रिएट की एज वेल एज लाइबिलिटी क्रिएट की है। लाइबिलिटी मतलब एक तरह से लोन। तो अब आपने जो अमाउंट पे किया है उसमें आपने दो एलिमेंट पे किए होंगे, एक इंटरेस्ट अमाउंट और एक आपने प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने जो भी लीज रेंट पे किया है, यानी इंस्टॉलमेंट मतलब अगर हम बात करें लीज रेंट पेड बाय लेसी, तो देखिएगा एंट्री क्या हो जाएगी, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइनेंस चार्जेस में आ जाएगा इंटरेस्ट एलिमेंट, यहां आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट और यहां टोटल। अब देखिए, हमें इस पॉइंट को समझना है कि लेसी ने जो भी लीज रेंट पे किया है उसके दो टुकड़े, दो स्प्लिट हमें करना पड़ेगा। एक उसमें इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस का अमाउंट कितना है और दूसरा उसमें लेसर के अगेंस्ट दी गई वैल्यू कितनी है। देखिएगा एग्जाम्पल, फेयर वैल्यू ऑफ असेट आपको दे रखी है 3 लाख। लीज रेंट्स ईयर 1 50,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 1 लाख, ईयर 4 1,20,000। डिस्काउंट रेट हमें दी हुई है 12%। डिस्काउंट रेट दी हुई है 12%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ असेट
for lessee and finance charges एंड फाइनेंस चार्जेस। हमें लेसी के लिए एसेट की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ साथ ही हमें क्या निकालने हैं, फाइनेंस चार्जेस। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ असेट। वैल्यू ऑफ असेट इज लोअर ऑफ ए फेयर वैल्यू ऑफ असेट। तो असेट की फेयर वैल्यू हमें दे रखी है 3 लाख और बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीस 1 2 3 4। हाँ टोटल, एक सेकंड पहले 50,000 था अपना, एक बार लीज रेंट कितने थे, 50 80 1 लाख 1 20। अब इन सब की आप क्या निकाल लोगे, 12% पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताएं टोटल कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू का, 255,930। ये हमने इनकी 12% पर डिस्काउंटिंग की है। टू 55,930। एक तो अपने को असेट की वैल्यू और फाइनेंस चार्जेस। टू 55,930। अब पहले इसको एक बार थोड़ा सा समझने की ट्राई करेंगे। देखिए हमने जो फर्स्ट एंट्री किया, अगर मैं वो फर्स्ट एंट्री लिखूं तो फर्स्ट एंट्री अपनी क्या हो गई, असेट ऑन लीज डेबिट 255,930 टू लेसर। टू लेसर आ गया हमारे पास 255,930। नाउ लिसन केयरफुली, देखिए ये क्या बता रही है एंट्री, या ये अमाउंट जो हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, हमने इतने अमाउंट का लोन ले रखा है। हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की है 255,930 से और लेसर को क्या कर दिया, क्रेडिटर बना दिया। तो इसका मतलब मैंने इतने अमाउंट का लोन ले रखा है, किस इंटरेस्ट रेट पर, 12% की इंटरेस्ट रेट पर, जिसके बदले में मुझे ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। भैया समझे, ये हमारे सारे फ्यूचर के पेमेंट है कि नहीं है। हमने अगर आज फ्यूचर के पेमेंट की एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो ये हमारे पास आज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्रिएट हो गई, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो अब अगर मैंने इतने अमाउंट का लोन ले रखा है इस पर्टिकुलर 12% की इंटरेस्ट रेट पर, तो नाउ द पॉइंट इज कि मैंने ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की है, मैंने इसमें 2 चीजें पे की होंगी। एक, ड्यू टू द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट मैंने उसमें इंटरेस्ट पे किया होगा, और एक मैंने उसमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा। तो इसी का हमें एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है। और देखिए पहला कॉलम ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस।
क्लोजिंग बैलेंस। ईयर वन में मेरा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 255,930। ये मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनेगा। मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी गई थी पहली, 50,000। इस लोन अमाउंट पर पहले साल का इंटरेस्ट निकालो 12% की रेट पर। 255,930 का 12%, 30,712। 50,000 की इंस्टॉलमेंट में से इतना तो मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट इज फॉर प्रिंसिपल। कितना, 19,288। अब मेरा ओपनिंग लोन इतना था, उसमें से इतने लोन का रीपेमेंट हो गया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 236642। ईयर 236642 का ओपनिंग बैलेंस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 80,000। नाउ इस पर पहले ब्याज लगेगा, तो इंटरेस्ट निकालें इस पे 12%, 28,397। 80,000 में से ये अमाउंट तो मैंने इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में दिया, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट 51603। अब मेरे लोन का क्लोजिंग बैलेंस 185,039। ईयर 3 लोन का बैलेंस आया 185,039। इंस्टॉलमेंट कितनी दी है, 1,00,000 की इंस्टॉलमेंट दी है। इस पर 12% इंटरेस्ट निकालें, 22205। 1,00,000 में से इतना इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट 777। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन 107,244। फोर्थ ईयर ओपनिंग बैलेंस आया 107,244। इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1,20,000 की इंस्टॉलमेंट। नाउ बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट निकालना, ताकि राउंडेड ऑफ एडजस्ट हो जाए। 12,756। तो प्रिंसिपल हमें देना रहेगा 107,244 और क्लोजिंग बैलेंस डैश। इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट स्केड्यूल या अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन भी बोला जाता है। कई बार क्या होता है, मान लो क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ लेगा कि आप स्केड्यूल फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन बताएं। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब होता है हर साल आपकी बुक्स में लोन का अमाउंट किस तरह से चल रहा है, तो इसी स्केड्यूल को अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ऑफ लोन भी बोलते हैं। बोलिए। बस डिफरेंस भाई, हमारा इतना प्रिंसिपल बनता था, हमने ये एक पेमेंट किया है, तो इसके ऊपर जो भी प्रिंसिपल के ऊपर पे किया होगा वो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रिंसिपल तो इतना ही आउटस्टैंडिंग था और हमने इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली कितनी दी, 1,20। तो यानी प्रिंसिपल के ऊपर जो भी अमाउंट हमने पे किया वो हमारा इंटरेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। नाउ अब हम फर्स्ट ईयर की एंट्री डालते हैं, पेमेंट ऑफ लीज रेंट की। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या डलेगी आपकी, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताएं पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने, कितना, 30,
712 और प्रिंसिपल कितना था 19288 और टोटल हमने पेमेंट किया था 50,000। ये लीजिए हमारी एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लीज रेंट। नहीं नहीं, बस अभी तो वो तो इसी तरह से होती रहेंगी, वो तो इंटरेस्ट को उसमें डालने की, अभी तो अपन एक बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो हर साल बस इंटरेस्ट की एंट्रियां चलती रहेंगी आपकी। तो वापस से देखिएगा, पहली एंट्री बनी लेसी की बुक में असेट को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री। दूसरी एंट्री बनी अगर लेसी ने कोई भी इंस्टॉलेशन के खर्चे किए हैं तो उसकी एंट्री। तीसरी एंट्री, जैसे जैसे वो लीज रेंट पे करता जाएगा तो आपको लीज रेंट के दो हिस्सों को समझाना है, फाइनेंस चार्जेस को डेबिट करना है, लेसर को डेबिट करना है, और टोटल उसका पेमेंट आ जाएगा। नाउ अंडर फाइनेंस लीज एग्रीमेंट रिस्क एंड रिवार्ड किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, लेसी को। तो अकॉर्डिंग टू एस 19 लेसी इज एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए, क्योंकि फाइनेंस लीज की डेफिनेशन ही क्या थी कि रिस्क एंड रिवार्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू लेसी। तो इसका मतलब लेसी अब उसका ओनर बन गया, तो अब लेसी अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो आपके पास फोर्थ नंबर की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसी। फोर्थ, पहली एंट्री एसेट लेने की, दूसरी इंस्टॉलेशन का खर्चा, तीसरी लीज पेमेंट, और चौथी आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। एंड एंट्री नंबर 5, एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक खर्चा तो उसका था फाइनेंस चार्जेस का और एक खर्चा था डेप्रिसिएशन का। तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों एक्सपेंसेस को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी देखिएगा अब एक बार, हाँ बिल्कुल, जितने पर अपन ने असेट को रिकॉग्नाइज किया है उसके ऊपर। देखिएगा एक बार बस शॉर्ट में हम सारी चीजों को बात करें। असेट टेकन ऑन लीज, सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन लीज का स्टार्ट होगा असेट को लीज पर लेने से। असेट ऑन लीज टू लेसर।
create asset as well as liability for lessee. Value should be lower of fair value of asset present value of MLPs from lessee view point. Installation expenses. Asset on lease टू बैंक. हम जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस चुकाएंगे तो असेट ऑन लीज टू बैंक. लीज रेंट पेड. फाइनेंस चार्जेस डेबिट. लेसर डेबिट टू बैंक. split lease rent into interest and principal amount. Depreciation on asset. Depreciation debit to asset. Asset पर depreciation चार्ज हो जाएगा. Expenses transfer to P&L. P&L debit to depreciation और टू फाइनेंस चार्जेस. ये आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी कंप्लीटली किसकी बुक्स में? लेसी की बुक्स में. स्टार्ट विथ असेट टेकन ऑन लीज. फिर अगर आपने कोई भी इंस्टॉलेशन के खर्चे किए हैं तो उसकी एंट्री. देन लीज रेंट पे करोगे तो लीज रेंट को स्प्लिट करना पड़ेगा फाइनेंस चार्जेस में और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में, जिसके लिए हमें एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है. देन असेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे एंड देन खर्चों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? P&L में. यानी अब अगर हमारे पास बुक्स में लेसी की अकाउंटिंग आती है तो दो वर्किंग आप पहले ही बना लें हमेशा. एक असेट की वैल्यू निकालने की वर्किंग और एक हमारे पास जो इंटरेस्ट के अमोर्टाइजेशन की वर्किंग है. हमें वो दोनों पहले ही क्या कर लेनी है? बना के रखनी है.
और अगर हम चाहें तो यहां पर एक चीज और डाल सकते हैं कि MLPs मीन्स एग्रीड लीज रेंट, और सेकेंड इन दोनों के बीच में प्लस हायर ऑफ GRV बाय लेसी और GRV ऑन ऑफ लेसी। ठीक है, एग्जाम्पल, फेयर वैल्यू ऑफ असेट 1,50,000, लीज रेंट ईयर 1 70,000, ईयर 2 50,000, ईयर 3 30,000। GRV बाय लेसी दे रखी है 5,000, GRV ऑन बिहाफ ऑफ लेसी 4,000। हाँ, क्या हो गया? इसको बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये 1,55 कितना हो गया? ठीक है, इसको 15 कर दो और इसको 14 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट रेट दे रखी है 10%। GRV बाय लेसी 15,000 और GRV ऑन बिहाफ ऑफ लेसी 14,000। मतलब GRV लेसी के बजाय किसी और ने गारंटी दी है। डिस्काउंट रेट 10%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in the books of Lacy. Pass necessary journal entries in the books of Lacy. In the books of लेसी। नाउ अब हमें पता है कि अगर लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है तो पहले 2 वर्किंग चाहिए। तो सबसे पहले हम वो 2 वर्किंग बनाकर रख लेंगे, यानी वर्किंग नंबर 1 वैल्यू ऑफ असेट की कैलकुलेशन और वर्किंग नंबर 2 सेग्रीगेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड फाइनेंस चार्जेस। तो सबसे पहले हमें वही 2 वर्किंग कंप्लीट करनी है। वैल्यू ऑफ असेट लोअर ऑफ ए फेयर वैल्यू ऑफ असेट। तो असेट की फेयर वैल्यू हमें दे रखी है 1,50,000 और बी हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
MLPs, जो भी हमारे मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं, ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल की लाइफ थी। पहले ईयर का लीज रेंट कितना था? 70,000। दूसरे साल का लीज रेंट 50,000। तीसरे साल का लीज रेंट 30,000। और GRV आ जाएगी 15,000। डिस्काउंट रेट कितनी थी? 10%, तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.751 प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बता दें कितना? 138,725। ये हमने पहली वर्किंग करके रख ली कि फेयर वैल्यू 1.5 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है 138,725। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि दोनों में से लोअर वैल्यू क्या है, यानी लेसी की बुक में असेट एज वेल एज लाइबिलिटी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड हो जाएगी? 138,725 पर रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अब तुरंत उसके बाद हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंस चार्जेस। पहला कॉलम वही ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ईयर 1 पर हमारा ओपनिंग बैलेंस था 138,725। कितनी इंस्टॉलमेंट पे की आपने? 70,000। इंटरेस्ट कितना है इसमें? 13873। 10% से इतना इंटरेस्ट बन गया। तो 70,000 में से ये इंटरेस्ट हटाओ तो प्रिंसिपल बताओ कितना आया? 56127। टोटल लोन में से इतना प्रिंसिपल हमने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 82598। सेकेंड, 82598 कितना दे देंगे इसमें से? 50,000। ब्याज बन गया 8260। तो प्रिंसिपल कितना बना? 41740। तो इसमें से ये हटाओ तो कितना क्लोजिंग? 40858। थर्ड ईयर आ गया। $40858। ये कितना दिया है हमने? 30 + 15। लास्ट ईयर में हमने 30 का तो लीज रेंट दिया और 15 की क्या दी होगी? GRV भी तो पे की होगी। तो टोटल हमने कितना दिया? 45। ये ध्यान रखना, गलती यहां हो जाती है कई बार। 30 नहीं दिया हमने थर्ड ईयर के एंड पर दो अमाउंट दिए हैं। 30 का तो लीज रेंट दिया और 15 की हमने क्या दी है? GRV दी है। तो यानी टोटल 45 दिया। इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकालो। 4142। बताएं कितना आया? अच्छा, अपने आप ही आ गया 40858 और डैश। ये आपका इंटरेस्ट का स्केड्यूल बन जाएगा कि आपके लीज रेंट में इतना इतना तो प्रिंसिपल अमाउंट है और इतनी वैल्यू आपकी किस पर रिप्रेजेंट हो रही है? प्रिंसिपल रीपेमेंट पर।
मैं यहीं पर एक और चीज निकाल के रख लेता हूं, डेप्रीसिएशन पर एनम। कुछ नहीं कहा तो हम एसएलएम यूज कर लेंगे। हमारी असेट की वैल्यू थी 138,725 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ 3। तो बताएं पर ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 46,242। ये आपका हर साल का क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ लीज। बताइए एंट्री चल जाएंगी अब। फर्स्ट ईयर की डाल लें। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर। असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर 138,725। 138,725। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, सीधे अब आपको लीज रेंट को पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ लीज रेंट की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो फाइनेंस चार्जेस में तो आ गया हमारे पास 13873। फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट 13873। लेसर अकाउंट डेबिट, लेसर के वो प्रिंसिपल सम से डेबिट कर दोगे, यानी 56,127। तो एंट्री बनी फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट 13873, लेसर अकाउंट डेबिट 56,127 टू बैंक। टोटल 70,000 का हमने उसे कैश पेमेंट कर दिया। आफ्टर दैट डेप्रीसिएशन की एंट्री डाल दो। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज। और एक लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? दोनों खर्चों को कहां ट्रांसफर कर दोगे? पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पीएनडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन और टू फाइनेंस चार्जेस। नो, देखिएगा एक और। अब इसमें किस तरह से आपके पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, हम उस पर आते हैं। देखना, फेयर वैल्यू ऑफ असेट 3,20,000। लीज रेंट ईयर 1 80,000, ईयर 2 1,00,000, ईयर 3 1,20,000। जीआरवी बाय लेसी 40,000। GRV on behalf of लेसी 55,000।
लीज रेंट्स आर पेबल इन एडवांस। जो भी लीज रेंट हैं वो एडवांस में पे किए जा रहे हैं। डिस्काउंट रेट 10%। डिस्काउंट रेट कितनी आ गई हमारे पास? 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ असेट एंड फाइनेंस चार्जेस। हमें दो चीजें निकालनी हैं। इनिशियली असेट को लेसी की बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड देन इंटरेस्ट। नाउ द पॉइंट इज लीज रेंट्स आर पेबल इन एडवांस। जो लीज रेंट पे किए जा रहे हैं वो एडवांस में पे किए जाएंगे। चलिए लिख लिया। नाउ सॉल्यूशन लिखेंगे। वैल्यू ऑफ असेट शुड बी लोअर ऑफ ए। हमारे पास है फेयर वैल्यू ऑफ असेट। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट हमें दे रखी है 3,20,000 और बी हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीस। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीस ले रहे हैं और हमें पेमेंट इन एडवांस करना है तो इट इज बेटर हम उसे ईयर 0 से चालू करें। भाई फर्स्ट ईयर का पेमेंट फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में होगा, तो बिगिनिंग में मतलब होने का मतलब हो गया कि ईयर 0 में हम उसका क्या कर रहे हैं। यानी देखिएगा कितने साल का लीज एग्रीमेंट है? 3 साल का, लेकिन एडवांस पेमेंट हो रहे हैं। तो देखिएगा ईयर 0, 1, 2 और 3। ध्यान से सुनना। पहला पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 कितना है? 80,000। फिर दूसरा जाएगा 1,00,000 और फिर तीसरा जाएगा। ये तो सब एडवांस में चले गए, बट ड्यू टू द एडवांस पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रीवियस ईयर का यूज हो जाता है। अगर आप कोई भी अमाउंट बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको किसका लेना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर का। लेकिन जीआरवी तो थर्ड ईयर के एंड पे ही जाएगी। जीआरवी तो थर्ड ईयर के एंड पे ही जाएगी। तो जीआरवी के लिए मैंने थर्ड ईयर के एंड पर ले लिया कितना? 55,000 हायर ऑफ 2 वैल्यूज। नाउ इसका पीवी फैक्टर 1 रहेगा। डिस्काउंट रेट कितनी थी? 10%। तो फिर अब आ जाएगा 0.909, 0.826 और 0.751। थ्री डबल वन 325। थ्री डबल वन 325। तो दोनों में से लोअर क्या है? 311,325। तो हमारे पास हमारी असेट की वैल्यू आ गई कि वैल्यू ऑफ असेट रहेगी आपकी 311,325। पॉइंट क्लियर है? बस ध्यान क्या देना था कि इस बार जो लीज रेंट का पेमेंट था वो लीज रेंट आपके एडवांस में पे हो रहे थे, और ड्यू टू एडवांस थोड़ा सा हमारे पास कैलकुलेशन में चेंज आ जाता है। अब बनाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चलिए देखिएगा,
ठीक यहां तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले ईयर 0, ओपनिंग बैलेंस कितना था 311,325, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? अगर ये अमाउंट इन एडवांस यानी बिगनिंग ऑफ द पीरियड चला गया तो इस पर इंटरेस्ट तो शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं आपका। एक तरह से ये इन द नेचर ऑफ डाउन पेमेंट हो गया आपका, क्योंकि आपने असेट ली और उसी समय इमीडिएटली आपने क्या कर दिया, 80,000 का पेमेंट कर दिया। तो इंटरेस्ट में कुछ नहीं, ये 80,000 पूरे के पूरे हमारे प्रिंसिपल रीपेमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताएं, इतने लोन में से इतना प्रिंसिपल पे हो गया, बोलिए। 231,325। चलिए अब हम आए ईयर 1 पर। 231,325, अगली इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 1,00,000। अब इस पर ब्याज लगेगा, समझना। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये पेमेंट जो जा रहा है वो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में जा रहा है, तो यानी फर्स्ट ईयर का ब्याज तो पूरा लग गया अब हमारे ऊपर, लेकिन चूंकि पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है इसलिए हमने उसको इस तरह से लिखा। तो बताएं, अब इस पर इंटरेस्ट निकालो 10% की रेट से। 23133, 1,00,000 में से इतना इंटरेस्ट दिया तो प्रिंसिपल कितना? 76867। क्लोजिंग बैलेंस 154458। ईयर 2, 154458, कितना पेमेंट किया? अब इसमें जीआरवी मत जोड़ना, क्योंकि अभी जीआरवी नहीं गई होगी, जीआरवी तो थर्ड ईयर के एंड पे जाएगी। अभी हम कहां खड़े हैं? थर्ड ईयर के बिगिनिंग पर बेसिकली। सेकेंड ईयर का एंड बोलूं या थर्ड ईयर का बिगिनिंग? तो बताएं इस पर ब्याज कितना लगेगा? 15,446। प्रिंसिपल रीपेमेंट 104,554। क्लोजिंग बैलेंस 49904। थर्ड ईयर यानी एंड में जब हम पहुंचे 49904, 55,000 का आपने क्या किया है? जीआरवी पे की है। तो बैलेंसिंग फिगर एज अ फाइनेंस चार्जेस आपने पे किए होंगे। बताएं कितना आया? 5096। 499। तो ये देखिए, अगर आप बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं तो बिगिनिंग में पेमेंट करने में इस तरह से आपकी कैलकुलेशन चलेगी कि आपको असेट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें इंटरेस्ट का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, तो जब अगर आप ये तो तभी करोगे ना जब लीज रेंट इन एडवांस होगा। भाई ईयर 0 से बिगिनिंग और एडवांस एक ही बात है। भाई लीज रेंट का एडवांस में देने का मतलब ही यही है, हर पीरियड के बिगिनिंग में हम उसे क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। ठीक यहां तक? ठीक। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड फॉर लेसी। whenever fair value of asset is less than
present value of MLPs, then for calculation of finance charges, we must use effective interest rate मेथड। देखिए, हमने अभी तक जितना भी जो लेसी की बुक्स की अकाउंटिंग पढ़ी थी उसमें एक चीज कॉमन थी, हर जगह पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज है वो कम आ रही थी। हमने पिछले जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें एक बात कॉमन थी आपकी कि क्या चीज कॉमन आ रही थी हमारी कि हर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज जो थी वो क्या थी, फेयर वैल्यू से कम थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन पर अगर असेट की फेयर वैल्यू क्या हो जाए, कम आ जाए, किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी से। तो अब हमें फाइनेंस चार्जेस निकालने के लिए एक नई अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इफेक्टिव interest rate means IRR of leased asset। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है हमें क्या निकालनी पड़ेगी, IRR कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उस IRR से ही हम क्या निकालेंगे, अपने फाइनेंस चार्जेस की कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली दिस मेथड इज कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। यानी जब भी आपकी असेट की फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी से क्या चली जाए, कम हो जाएगी, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी विच इज बेसिकली द IRR ऑफ द लीज्ड असेट। देखिएगा कैसे इसको हम कंप्यूट करके अकाउंटिंग में लेंगे। लिखें एक एग्जांपल, फेयर वैल्यू ऑफ असेट आपको दी हुई है 3 लाख, लीज रेंट ईयर 1 1 लाख, ईयर 2 2 लाख, ईयर 3 2,50,000। GRV दे रखी है 20,000, डिस्काउंट रेट 10%, डिस्काउंट रेट 10%। अब हमें लेसी की बुक्स में वर्किंग करनी है। सबसे पहला काम तो वही है हमारा, calculation of value of asset। सबसे पहले हम असेट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ए फेयर वैल्यू ऑफ असेट
तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट हमारे पास है 3 लाख, और बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs। ईयर 1 में हमारा लीज रेंट 1 लाख, ईयर 2 में 2 लाख, और ईयर 3 में कितना था? 2,50,000। एंड देन हमारे पास GRV थी 20,000, डिस्काउंट रेट 10% तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.751 निकाल। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? फोर 58,870, 458,870। अब देखिएगा, फेयर वैल्यू 3 लाख है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 458,870, यानी now the fair value of the asset is less than the present value of MLPs। अब हमारा AS 19 की एक समस्या देखिएगा। होता क्या था अभी तक कि आपका हमेशा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLPs है वो कम आती थी, तो यही आपका लोन बन जाता था। अब अगर ये मेरा लोन बनता था, तो इस लोन पर अगर ये ब्याज रेट है और ये सारी इंस्टॉलमेंट हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जब इनकी क्या करूंगा, कंपाउंडिंग करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। भाई आप समझो, अगर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और इसी को लोन माना और इसकी कंपाउंडिंग करोगे, तो अल्टीमेटली वो इसके टोटल के क्या आ जाएगा? बराबर। बट इस बार समस्या हो गई। इस बार प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास लोन अमाउंट कितना आ रहा है? इतना। जबकि एक्चुअली में मेरी जो पहली एंट्री पास हुई है वो किस पर होगी? अब तो मैंने लोन तो कितने का लिया है? 3 लाख का। भाई समझो, अगर मैं एंट्री डाल रहा हूं असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर, वो एंट्री डलेगी 3 लाख से, तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हुई? 3 लाख। अब अगर मैं 3 लाख की लाइबिलिटी को इस इंस्टॉलमेंट से मैच कराऊंगा तो वो मैच नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो किसके बराबर आ रही है? 458 के। तो मुझे इसको 3 लाख से मैच कराने के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। तो लिखेंगे, एक बार लिखें, सिंस present value of MLPs is higher than fair value of asset, and hence we must recognized lease liability at फेयर वैल्यू। तो अब मुझे लीज लाइबिलिटी को किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फॉर फाइनेंस चार्जेस
इफेक्टिव इंटरेस्ट rate method will apply. चलिए अब हमें IRR निकालनी है. कैलकुलेशन ऑफ IRR. देखिए IRR के लिए सबसे पहले हमें एक फ्लैट रेट चाहिए. फ्लैट रेट. देखिए फ्लैट रेट कैसे निकालेंगे. देखिए इसका टोटल करेंगे, जो कुछ टोटल मैंने पे किया है, $5,70,000. ठीक है, तो फ्लैट रेट निकलेगी 5,70,000 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू लाइफ कितनी थी, 3 साल. हालांकि हम इसमें गैस भी लगा सकते थे और आपको एक डिस्काउंट रेट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमें यह पता लग गया कि अगर हम 10% पर डिस्काउंटिंग करेंगे तो 458 आएगा, तो मैं फर्स्ट रेट इसको अज्यूम कर लूं और सेकंड रेट उसके अकॉर्डिंग जाऊं. बट उसमें आपको फिर गैस ज्यादा लंबा करना पड़ता है. और IRR का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितनी रेट का डिफरेंस बढ़ाते जाओगे आपका आंसर उतना ही क्या होता जाएगा, डेविएट होता जाएगा. तो हम एक प्रोसेस को कर लेते हैं. बताएं कितना आया ये, 270 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 30%. इसके बाद आपको फर्स्ट डिस्काउंट रेट निकालनी पड़ती है. फर्स्ट डिस्काउंट रेट ए इफ कैश फ्लोज आर in increasing order. अगर आपके कैश फ्लोज का ऑर्डर इंक्रीजिंग है तो हम फ्लैट रेट को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो हमारे पास हमारी फर्स्ट डिस्काउंट रेट की एक कैलकुलेशन आ जाएगी. इफ cash flows are in decreasing order, फ्लैट रेट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. इफ नो ट्रेंड इन कैश फ्लो, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की सिचुएशन को छोड़कर, अब चाहे फिर वो कैश फ्लो इक्वल हो चाहे वो कैश फ्लो अनइक्वल हो, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस केस में फ्लैट रेट मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम अपनी क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब यहां पर देखिए आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है. पहले साल 1 लाख थे, फिर 2 लाख हुए, फिर 270 हो गए, तो
तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया कैश फ्लो का, हर साल आपके जो पेमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो मैंने जो फ्लैट रेट निकाली है 30, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से, तो मुझे मेरी फर्स्ट डिस्काउंट रेट फॉर द IRR मिल जाएगी। फर्स्ट डिस्काउंट रेट 30 इंटू 1, 30%। चलिए अब इस रेट पर हम क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 का पेमेंट 1 लाख, ईयर 2 का 2 लाख और ईयर 3 का 270 इंक्लूडिंग GRV। 30% के पीवी फैक्टर बताओ, 30% पर हमारे क्या पीवी फैक्टर आएंगे, 769.592,455 प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 30% पर हमारे कैश फ्लो की क्या प्रेजेंट वैल्यू आएगी, $318,150, 318,150। लेकिन हमें तो उस वैल्यू को किसके इक्वल लाना है, 3 लाख के। तो अभी हमारा टोटल अब कितना आ गया, 318,150। क्या करें, और बढ़ा दें रेट को, भाई 18,000 का लगभग फर्क अपने को खत्म करना है, तो कम से कम 2 या 3% का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 33 ले लें। तो अब हम सेकेंड रेट अज्यूम करते हैं आफ्टर फर्स्ट रेट। अब हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, अपनी असेट की फेयर वैल्यू से, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट वैल्यू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रेट को बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कम होता जाएगा। तो अब हम सेकेंड रेट अज्यूम कर लेते हैं 33। अज्यूम, हाँ, अज्यूम सेकेंड रेट एज 33%। 33% की रेट हम क्या कर लेंगे, अज्यूम करेंगे। अब इस रेट से हम वापस से निकालेंगे, पहले साल का कैश फ्लो 1 लाख, दूसरे साल का कितना था, 2 लाख, और तीसरे साल का 270। 33% के पीवी फैक्टर 752, 565, 425। चूंकि ये मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो क्या आपको ट्राई करना है अगली सेकंड रेट पर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू, अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे रेट्स को अज्यूम करना पड़ेगा। अभी भी ज्यादा आ रहा है, 3302950। तो एक रेट और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक रेट बढ़ाते ही अब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो अब 34 पर अज्यूम करके वापस से अब हमें अज्यूम एज 34%, तो अब हमें 34% पर जाना पड़ेगा। 1 लाख, 2 लाख और 270। 34% के पीवी फैक्टर 746.570, 416। अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू, .557, 298
320। अब देखिए हमें दो ऐसी रेट्स मिल गई जिन रेट्स के बीच में हमारा जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट है वो लाई कर रहा है। अब दो नियरेस्ट रेट हम कौन सी ले सकते हैं, 33 और 34। हम उस रेट को छोड़ देंगे, अब फर्स्ट रेट को, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गैस करके हम तो निकाल रहे थे। तो अब हमारे पास बिल्कुल नियरेस्ट रेट आ गई कि अगर मैं 33 देखता हूं तो 3 लाख से कुछ ज्यादा है, और 34 लेता हूं तो 3 लाख से कम है। तो अब मैं इन दोनों के बीच में क्या कर लूंगा, इंटरपोल्यूशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, और हम उसके द्वारा क्या निकाल पाएंगे, अपने लीज्ड असेट की एग्जैक्ट आईआरआर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिखें, मतलब तो 2000 का डिफरेंस तो ज्यादा हो गया ना, 3000 का डिफरेंस तो नहीं। तो अब आप समझे नहीं ना, 3 लाख से एक ज्यादा और 3 लाख से एक कम, तभी दो रेट्स के बीच में इंटरपोल्यूशन होगा। आपकी पास दो ऐसी रेटें सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें एक से फेयर वैल्यू का टोटल से ज्यादा आ रहा हो और एक से फेयर वैल्यू से कम आ रहा हो, ताकि हम उनके बीच में एग्जैक्ट इंटरपोल्यूशन कर पाए। तो चलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे, IRR इज इक्वल टू LDR प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस फेयर वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDR इंटू डिफरेंस HDR माइनस LDR। नाउ LDR का मतलब क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट, और HDR का मतलब है हमारा हायर डिस्काउंट रेट। क्या चीज, नहीं ये तो अलग रहेगा LDR तो, हाँ ये फैक्टर अलग है LDR, ये इससे डिवाइड होगा एंड देन मल्टीप्लाई। तो LDR कौन सी है हमारी इसमें, 33। हम 33 और 34 के बीच में इंटरपोल्यूशन कर रहे हैं। हम 30 और 34 में भी कर सकते हैं, बट वही बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी सेज, IRR सेज कि आप जितना रेटों का गैप बढ़ाते जाएंगे आपका आंसर उतना ही डिफर होता जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें नियरेस्ट रेट्स को लेना है। 33% पर प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बताएं, 302950 माइनस असेट की फेयर वैल्यू थी 3 लाख डिवाइडेड बाय 302950 माइनस 298320 और इनटू इनका गैप 1 है 33 और 34 का। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करें और आपके पास एक रेट आ जाएगी 33 पॉइंट, यानी ये हमारी लीज्ड असेट की एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगी। नाउ लेसी जो है, अब जो हम फाइनेंस चार्जेस इन द बुक्स ऑफ लेसी कैलकुलेट करेंगे, अब आपको वो इस रेट से लेने पड़ेंगे। इसी रेट को क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी भाई आप समझें इस रेट का क्या ऑब्जेक्ट था एक्चुअल में। देखिए असेट की फेयर वैल्यू है 3 लाख, तो समझो हमें वो असेट 3 लाख पर ही मिल जाएगी। भाई अगर हम चाहे लीज पर लेकर आ रहे हैं या कुछ भी, तो अब बात यह है कि मैंने जो लीज पेमेंट किए उनकी प्रेजेंट वैल्यू और कंपाउंडिंग को इक्वेट करने के लिए मुझे अपनी एक रेट चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारी डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। यानी अब आप फाइनेंस चार्जेस किस रेट पर निकालोगे, 33.64 पर अब आपके फाइनेंस चार्जेस निकलेंगे। तो अब बनाएं कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। स्टेटमेंट शोइंग पहला कॉलम
ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। ईयर 1 हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एंट्री की होगी वो असेट और लाइबिलिटी हमने दोनों कितने पर क्रिएट की होंगी? 3 लाख पर। तो हमारे पास फेयर वैल्यू कम है, बिल्कुल। बाकी सब कॉन्सेप्ट वही है, एक चीज चेंज हो जाएगी कि अब मुझे एक इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी फॉर द फाइनेंस चार्जेस। निकालें, अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख है, इंटरेस्ट निकालें इसके ऊपर। 3 लाख पर 33.64%, 100,920। तो इसका मतलब मैंने प्रिंसिपल तो कुछ रीपे किया ही नहीं है अभी तक, इवन इफ मैंने अभी तक इंटरेस्ट भी रीपे नहीं किया। समझें? कोई बात नहीं, अब ज्यादा आ गया कि भाई 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दी है मैंने केवल, जबकि मेरा ब्याज ही कितना बनता था? 1,920,000 बनता था। तो इसका मतलब मैंने अभी तक प्रिंसिपल रीपेमेंट तो स्टार्ट ही नहीं किया, इवन इफ मैंने पहले साल का ब्याज भी पूरा नहीं दिया। तो जानते हो क्या होगा? मेरा क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे अगली बार जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितने पर? 3,920 पर। सेकेंड ईयर 3,00,920, इंस्टॉलमेंट दी है 2 लाख की। निकालें, 3,00,920 पर 33.64%, 101,229। नाउ अब मैंने 2 लाख में से इतना तो इंटरेस्ट पे किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट मैंने किसके लिए पे किया होगा? प्रिंसिपल के लिए। बताएं प्रिंसिपल कितना आया? 98,771। मेरे पास इतना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा था, इतना प्रिंसिपल रीपे हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू बताएं। 202149। चलिए, तीसरे साल में 202149, पेमेंट 270 है, तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट निकाल लो। 67851, और मेरा प्रिंसिपल रीपे हो गया 202149 और डैश। ये लीजिए हमारे फाइनेंस चार्जेस आ गए। बोलिए। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये थी हमारी पूरी लेसी की बुक्स की अकाउंटिंग। अभी थोड़ा सा मैंने इसके एक पार्ट को होल्ड किया है, इसका प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, पी एंड एल। पहले हम जरा एक बार अकाउंटिंग वाला पार्ट कर लेंगे, फिर हम इनके प्रेजेंटेशन ले लेंगे। चलिए, अब लेसी की बुक के बाद लेसर अपनी बुक्स में भी इसकी अकाउंटिंग एंट्रियां डालेगा कि भाई लेसर ने असेट को लीज पर प्रोवाइड की है, तो वो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे डालेगा। तो हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ लेसर। बुक्स ऑफ लेसर। अब हम लेसर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बात करें। व्हेन asset given on lease, on lease, when
असेट गिवन ऑन लीज। भाई लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? जैसे ही वो असेट को क्या करता है, लीज पर देगा। तो व्हेन असेट गिवन ऑन लीज, क्या एंट्री डालेगा वो देखिएगा, लीज रिसीवेबल डेबिट टू असेट। देखिएगा, जो लेसर है वो लेसी को डेबिट नहीं करेगा, वो लेसी के बजाय उस अधिकार को डेबिट करेगा जिस अधिकार की वजह से उसे कुछ मिलने वाला है। द रीजन इज, क्योंकि जब आप इस एंट्री की एक वैल्यू निकालते हो तो इसमें कुछ अमाउंट ऐसा होता है जिसकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो पैसा कौन देगा। समझना, लेसी की बुक्स की जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे ना, तो उसने तो लेसर को ही अपना क्रेडिटर बनाया था, क्योंकि लेसी को तो कंफर्म पता था कि मुझे इतना इतना अमाउंट लेसर को देना है। तो आपने लेसी की बुक में जब अकाउंटिंग की तो आपने क्या किया था, लेसर को क्रेडिटर बना लिया था। लेकिन लेसर के लिए एक समस्या है, लेसर को जो लीज रेंट मिलने हैं वो तो उसे पता है कि किससे मिलने हैं, लेसी से। बट प्रॉब्लम यह है, इसके लिए एक स्क्रैप वैल्यू भी तो होती है, प्लस एक जीआरवी भी है। सोचो, क्या ये कंफर्म्ड है कि स्क्रैप वैल्यू से, रेजिडुअल वैल्यू से मिली जाएगी पूरी? नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किससे मिलेगी नहीं पता। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लेसर अपनी बुक में लेसी के बजाय उस अधिकार को डेबिट करता है जिस अधिकार की वजह से उसे कुछ भी रिसीव हो सकता है। अब ये जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों मैंने लेसी को डेबिट नहीं किया। तो अभी 5 मिनट आप थोड़ा सा देखेंगे इसको। अब बात यह आ रही है कि इस एंट्री की वैल्यू निकाली कैसे जाएगी। तो लिखेंगे एंट्री शुड बी एट एनआई, यानी नेट इन्वेस्टमेंट। जितना भी नेट इन्वेस्टमेंट लेसर ने किया है उस नेट इन्वेस्टमेंट पर ये एंट्री पास की जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई। एनआई का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स अब बात आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। MLPs from lesser viewpoint plus UGRV, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आएंगी, यानी मुझे MLPs की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मुझे UGRV की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा NI आ जाएगा, और NI आते ही मैं उस अमाउंट पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी अकाउंटिंग कर दूंगा। MLPs मीन्स, अब MLPs का मतलब क्या होगा, एग्रीड लीज रेंट्स, और B हायर ऑफ GRV बाय लेसी। लेसी ने जितने अमाउंट की गारंटी दी है वो GRV ऑन बिहाफ
ऑफ लेसी या फिर बिहाफ पर और जीआरवी बाय थर्ड पार्टी। देखिएगा एमएलपीज में क्या क्या लेना है। एक तो आपको लेना है एग्रीड लीज रेंट्स लेने हैं, इन तीनों में से जो हायर होगा वो लेना है। तो इनका टोटल आपका बना एमएलपीज। अब आपके पास क्या रह गया, यूजीआरवी। तो लिखें यूजीआरवी मीन्स स्क्रैप ऑब्लिक रेजिड्यूअल वैल्यू माइनस जीआरवी एज सेलेक्टेड। जो जीआरवी आपने सेलेक्ट की है, अगर आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू दे रखी है तो उस सेलेक्टेड जीआरवी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और सेलेक्टेड जीआरवी को हटाते ही जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो यूजीआरवी आ गई। तो नाउ अब देखें क्या हमारे पास अकाउंटिंग का बेस चला। एंट्री विल बी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट। एंट्री बनी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट, ठीक है। द एंट्री शुड बी एट नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकाला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो असेट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आएंगी। एक तो लेसर के व्यू पॉइंट से जितने भी मिनिमम लीज पेमेंट्स बनते हैं, व्यू पॉइंट ऑफ लेसर, प्लस यूजीआरवी यानी अनगारंटीड रेजिड्यूअल वैल्यू। तो अब एमएलपी में क्या आएगा, तो ये बोल रहे हैं एमएलपी में इंक्लूड है ये चीज। एक तो जो भी एग्रीमेंट विद द लेसी हुआ है उसकी वजह से आपको जो जो लीज रेंट मिल रहे हैं, एक तो आपको वो लेने हैं, और एक आपको 3 जीआरवी में से हायर, या तो लेसी ने गारंटी दी हो, लेसी के बिहाफ पर किसी ने गारंटी दी हो, या अगर इन दोनों ने नहीं दी लेकिन कोई थर्ड पार्टी एग्री है कि मैं असेट को खरीद लूंगी तो उसकी जीआरवी। यानी बेसिकली लेसर ये अकाउंटिंग कर रहा है कि मुझे अपनी असेट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सकता है, और इसीलिए उसने लेसी को डेबिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे यह तो पता है कि एग्रीड लीज रेंटल तो लेसी देगा, बट अगर मान लो इनमें से हायर जीआरवी थर्ड पार्टी है तो इसके लिए लेसी को डेबिट कैसे कर सकते हो। और प्लस यूजीआरवी का तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन देगा या कोई देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं उसको भी अपनी बुक्स में ला रहा हूं। तो इसलिए एस 19 बोलता है लेसर की बुक में आप लेसी को डेबिट करने के बजाय क्या करो, लीज के अधिकार को, यानी जिस वजह से लेसर को कुछ भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम लेंगे। तो ये पहली एंट्री आपकी लेसर की बुक में आएगी। बाद में कैंसिल हो जाएगी यूजीआरवी। भाई समझो अगर मान लो ऐसा हुआ कि एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ लेसी ने ले ली, तो हमने जो यूजीआरवी रिकॉग्नाइज की है वो कैंसिल होगी। भाई सोचो नॉर्मल असेट में भी तो करते थे आप। सोचो एक छोटे से एग्जांपल 11th क्लास की हम बात करते हैं। आपने एक असेट खरीदी 1 लाख की। आपने ये माना कि 3 साल बाद इसकी स्क्रैप 10,000 मिलेगी। आपने इस हिसाब से क्या किया, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 3। आपने 3 साल तक 30 और 30 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। आज आपकी बुक्स में वैल्यू कितनी बची, 10,000। अब जरूरी थोड़ी है कि आपको 10 ही मिल जाए, समझ रहे हो। हम उस समय भी लेकिन असेट को तो 1 लाख पे ही बुक करते थे। हम तो ये मानते हैं ना कि स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। अब अगर मान लो नहीं हुई, हमने असेट को बेचा, नहीं हुई, तो हम क्या करते थे, जितने में बेचा या तो लॉस बुक हो जाता था या प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक यहां पर भी
मैंने ये माना था कि इस असेट के रेस्पेक्ट में मुझे 20,000 रुपए यूजीआरवी के मिल जाएंगे। अब ईयर एंड पर क्या हुआ, अगर मान लो सामने वाले ने गारंटी दे रखी है तो असेट तो वो ले जाएगा, और वो तो केवल उतना ही पैसा देगा जितनी उसने गारंटी दी है। लेकिन मैंने इनिशियली यूजीआरवी को भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो देन मैं यूजीआरवी के अमाउंट को बाद में कैंसिल कर दूंगा। क्या दिक्कत है भाई, हम यूजीआरवी को कैंसिल, भाई आप समझो, दैट इज ओनली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यूजीआरवी केवल एक एस्टिमेट है। हाँ, इनकम नहीं, हम केवल एक ये क्रिएट कर रहे हैं इस अधिकार की वजह से मुझे क्या क्या मिल सकता है, समझ रहे हो। तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि मुझे तो स्क्रैप मिल जाएगी, मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो कैंसिल करेंगे बाद में हम उसको। हाँ, यूजीआरवी एक एस्टिमेशन है केवल, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम उसकी बाद में अकाउंटिंग उस अकॉर्डिंग कर देंगे। देखिए छोटे से एक एग्जांपल से हम वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे एक एग्जांपल। अच्छा, यहां चीज ध्यान रखना, यहां कंपैरिजन नहीं है लेसर के लिए कि फेयर वैल्यू और इसमें से लोअर हायर। लेसर के लिए डायरेक्ट अमाउंट है कि लेसर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड असेट एट एनआई। ठीक है, लिखें फेयर वैल्यू ऑफ असेट। आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट दे रखी है 3 लाख। लीज रेंट ईयर 1 70,000, ईयर 2 80,000, ईयर 3 1,20,000 और ईयर 4 1,50,000। जीआरवी बाय लेसी 50,000, स्क्रैप 70,000। जीआरवी बाय लेसी 50,000, स्क्रैप दे रखी है 70,000। डिस्काउंट रेट 10%, डिस्काउंट रेट 10%। कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनआई। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनआई। इतने मिल सकते हैं, बिल्कुल। यूजीआरवी 20 हो गई जो कि अनगारंटीड है। अब मान लो ये नहीं मिलेगा क्योंकि कंफर्म है, वो तो 50 देकर असेट को ले जाएगा, तो बाद में लास्ट ईयर में हमें कैंसिलेशन एंट्री हो जाएगी एक, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ी हुई है हमारी, तो जब उसको देंगे तो असेट की वैल्यू को कैंसिल कर दोगे। चलिए, ईयर 1 2 3 4 लीज रेंट। पहले साल का लीज रेंट कितना था? 70,000। दूसरे साल का 80,000। तीसरे साल का 1,20,000 और चौथे साल का 1,50,000। ठीक है, इसके बाद यहां पर जीआरवी आ जाएगी। जीआरवी है हमारी 50 और इसी के नीचे यूजीआरवी आ जाएगी 20,000। 20,000 कैसे आई? 70,000 की स्क्रैप वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे हम 50,000 की जो हमारी जीआरवी है। आप जानते हो ये सब जब मैंने लिखा तो इसका टोटल जीआई हो गया। जीआई क्या था देखो, जीआई में क्या क्या आना था? एमएलपीज आनी थी, तो एमएलपीज सारी आ गई। और एमएलपीज में 2 चीजें आती थी, एक तो लीज रेंट और एक हायर जीआरवी और प्लस यूजीआरवी। तो ये जो टोटल आया, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज जीआई, इसे जीआई बोलते हैं। अब अगर इस जीआई की क्या निकाल देंगे,
प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे पास NI आ जाएगा। तो डिस्काउंट फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.683, 0.683, सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। थ्री 0090, ये लीजिए, ये हमारे पास NI की वैल्यू आ गई। और जरा ये GI का टोटल लगाना कितना आ रहा है, ये तो आ रही है हमारी NI कितनी, 490, ये हमारी कहलाई GI। और इस GI और NI का ये जो डिफरेंस है ना, यही आपका इंटरेस्ट बनता है। भाई समझो, ये विदाउट प्रेजेंट वैल्यू है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इनका जो गैप आया वो क्या आया, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट में फ्यूचर में कमाऊंगा, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अभी तक अर्न नहीं किया मैंने, ये अर्न होता जाएगा जैसे जैसे मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होती जाएंगी, ड्यू होती जाएंगी। तो यानी ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, इसका एक नाम है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अर्न फाइनेंस इनकम कैसे निकालोगे, GI माइनस NI। तो GI है आपका 4,90,000 माइनस NI है 370090, 11 कितना, 11,9910। ये आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हो गई। जानते हो, जब ये लेसर अपनी बुक्स में फाइनेंस इनकम निकालेगा ना, तो उस फाइनेंस इनकम का टोटल इसी के बराबर आएगा। आज इनिशियली एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इसे अनअर्न्ड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने इसको अर्न नहीं किया है। जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती जाएंगी, आपका ये इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, अर्न होता जाएगा। तो इस तरह से लेसी की बुक में ये पहली एंट्री आपकी बनती है कि जैसे ही लेसी असेट को क्या देगा, लीज पर देगा, तो तुरंत उसे एक एंट्री डालनी है, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और ये एंट्री जो होगी वो किस पर की जाएगी, ऑलवेज एट NI, यानी नेट इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, और NI का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI। GI में क्या क्या इंक्लूड होगा, MLPs फ्रॉम लेसर व्यू पॉइंट प्लस UGRV। और MLPs में दो बातें आएंगी, एग्रीड लीज रेंट्स प्लस 3 GRV में से हायर GRV। या तो लेसी के द्वारा जो GRV बताई गई है, लेसर के द्वारा मतलब लेसी के बिहाफ पर, और तीसरा थर्ड पार्टी। तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। और एक और कैलकुलेशन है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, विच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन GI और NI। इन दोनों के बीच में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।